अस्सलाम वालेकुम। आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज जहाँ में आज की स्टोरीज को सबमिट किया है हारिस, अब्दुल हादी, हम्माद, जाफर, सालिका और कंजा ने। सो आज का एपिसोड काफ़ी खौफनाक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अपने अपने दिल थाम के बैठिए, कंबल में घुस जाइए, कमरे के लाइट्स ऑफ कीजिए और बढ़ते हैं आज के खौफनाक कहानियों की तरफ। मैं कश्मीर से हूँ। ये कहानी मेरी दादी जान से मुंसलिक है। बहुत अरसा पहले 2007 में मेरे दादा जान वफात पा गए थे और फिर मेरी दादी जान अकेली हो गई थी और तन्हाई की वजह से फिर उन्हें डर भी लगता था। तो फिर मेरी चची की बेटी उनके पास सोने लगी और मेरी दादी रोज शाम ये शिकायत करती थी कि रात के पहर तकरीबन 4 बजे करीब उनकी आंख खुलती थी और कोई साया नजर आता था। फिर एक बार हमेशा की तरह उनकी आंख खुली। उन्होंने घड़ी पर टाइम देखा तो वही 4 बज रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि वहां पर मेरी कजन अपने बेड पर नहीं है और फिर दादी उठकर वॉशरूम में गई मेरी कजन को देखने के लिए। साथ ही साथ मेरी दादी जान को डर भी लग रहा था। दादी जान ने हर जगह देखा लेकिन मेरी कजन का कहीं पे नामो निशान ही नहीं था। वो वापस अपने कमरे में आई तो देखा कि कजन वहीं पर सोई हुई थी और दूसरे दिन भी ऐसा ही सेम सिलसिला हुआ। एक दिन दादी को घर के आखिरी फ्लोर पर जहाँ जाने से सब डरते थे, उन्हें वहां से मेरी कजन की आवाज आई, वही कजन जो उनके पास सोया करती थी। तो दादी ने हिम्मत की और वो उस कमरे में जाने लगी कि मेरी कजन की आवाज भी जोर जोर से पड़ने लगी थी। जब वहां एंटर हुई तो मेरी कजन की आवाज आना बंद हुई। मेरी दादी ने मेरी कजन का नाम 6 बार लेकर पुकारा। उसका नाम फलक था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दादी समझ गई कि ये मामला कुछ और ही है तो उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और वहां से कुछ किए बगैर नीचे आ गई। कमरे में गई तो वहां देखा कि कजन तो आराम से सोई हुई है और उसके बाद मेरी दादी काफी बीमार पड़ गई और तकरीबन 2 हफ्ते बाद वो इस दुनिया से चल बसी। आप सबसे इल्तिजा है कि मेरे दादा और दादी जान के लिए और तमाम मरहूमीन मरहूमैन के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा। दादी भी दादा जान के जाने के तकरीबन 1 मंथ बाद इस दुनिया से चल बसी थी। ये बात इसलिए ऐसी है क्योंकि दादी को ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी और ना ही कोई मेंटल हेल्थ का इशू था और ये सब कुछ अचानक हुआ था। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम। मुझे आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने आपकी सारे वीडियोस देख रखी हैं। मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम हारिस है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। ये कहानी मेरे बचपन की है जब मैं तकरीबन 3 या 4 साल का होता था और ये कहानी मुझे मेरी वालिदा से पता चली, जो कि मुकम्मल तौर पर सच पर मबनी है। हम लोग पहले एक ही घर में रहते थे। सारे चचा वगैरह मेरे वालिद समेत सब उसी घर में रहते थे और एक चचा की शादी होने वाली थी और उससे पहले सिर्फ मेरे वालिद साहब की और एक बड़े चचा की शादी हुई थी। हमारे घर के साथ एक प्लॉट था। जब मेरे दूसरे चचा की शादी होनी थी तब मेरे वालिद साहब ने उस प्लॉट के ऊपर घर बनवाया था क्योंकि एक घर में रहने से सबको तंगी का सामना करना पड़ना था। जब हमारा नया घर बन गया तो मेरी दादू, मेरे एक चचा और 3 फुफोस घर में शिफ्ट हो गई। सारा कुछ सही चल रहा था। मेरे जिन चचा की शादी होनी थी उनकी शादी भी हो गई और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसके बाद हमारी फैमिली भी उस घर में शिफ्ट हो गई। हम तकरीबन 3 ही लोग थे, मैं, मेरे वालिद साहब और वालिदा। उस घर में रहते हुए हमें कुछ ही अरसा हुआ था कि मेरी वालिदा बताती हैं कि अचानक उस घर में अजीबोगरीब मामला पेश आना शुरू हो गए। दीवारों पर खून लगा होता था, दरवाजों पर भी हाथों के निशान होते थे और वो भी किसी के खून से लगे हुए। ये देखकर सब घर वाले डरने लग गए। उसके बाद हमारी फ्रिज में दूध पड़ा होता था और वो दूध का बर्तन फुल होता था। जब हम सुबह उठ के देखते थे तो वो बर्तन बिल्कुल खाली या फिर आधा होता था। मामलात बहुत खराब होने लग गए थे। पहले तो ये चीजें सिर्फ नए घर में होती थी लेकिन उसके बाद हमारे साथ वाले घर में भी होने लग गई। हमारे दोनों घर साथ ही हैं और दरमियान में सिर्फ एक दरवाजे का फर्क है। ये चीजें देखने के बाद मेरे वालिद साहब ने अपने एक चचा से जिक्र किया जो कि एक आलिम थे। उन्होंने दम वाला पानी दिया और कहा कि ये घर के चारों कोनों में छिड़क दो। हमने उनकी बात पर अमल करते हुए ऐसा ही किया और हम पानी छिड़कते थे। कुछ दिन तक तो सब सही रहा लेकिन उसके बाद फिर सारे मामलात होना शुरू हो गए। दीवारों पर खून लगा होता था और दरवाजों पर भी, और फ्रिज से चीजें गायब होती थी। एक दिन मेरी फूफो के हस्बैंड छत पर सो रहे थे। गर्मियों के दिन थे तो उन्हें छत पर किसी ने जोरदार थप्पड़ मारे। इसके बाद हम समझ गए कि यहाँ मामलात बहुत खराब हैं।
हमने किसी बड़े साहिब इल्म से राब्ता किया और उन्हें ये सब बताया। वो हमारे घर आए, उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद हमें पता चला कि हमारे घर में उल्टे पांव वाली चुड़ैल का साया है। हमारे घर पर किसी ने काला जादू करवाया था। किसने करवाया था ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें इसके बारे में नहीं पता। उन आलिम ने दम वगैरह किया और पढ़ाई की, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद ठीक हो गई। उसके बाद हमारे घर में नमाज और कुरान की पाबंदी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से दोबारा हमें किसी किस्म के वाक़े का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी वालिदा ये बताती हैं कि जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो सारे घर वाले डॉक्टर के साथ डर की वजह से साथ वाले घर या फिर रिश्तेदारों के घर चले जाते थे, लेकिन मेरी वालिदा मुझे लेके अकेले ही उस घर में रहती थी और डरती नहीं थी। अब मैं 18 साल का होने वाला हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा कभी किसी किस्म का खौफनाक वाक़या सामने नहीं आया। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये किस्सा पसंद आया होगा। मेरा नाम अब्दुल हादी है और मैं पाकिस्तान लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये कहानी मेरे पुराने घर से जुड़ी है जो कि लाहौर में सात नगर में है। ये बात तकरीबन 90s की है। जब मेरे कज़न्स छोटे थे तब मेरे एक कज़न के दोस्त का भाई बाहर के मुल्क से आया था और वो अपने साथ एक जादू की बुक भी लाया था। तो मेरे कज़न ने अपने दोस्त को कहा कि क्या तुम मुझे वो बुक ला के दोगे सिर्फ 2 दिन के लिए? तो उनके दोस्त ने कहा कि हाँ ला दूंगा, पर उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। और ऐसे ही उसने अगले दिन वो बुक ला के मेरे कज़न को दे दी। तो मेरे कज़न ने, जिसने पहले ही सब कज़न्स को बता रखा था कि मेरे पास इस तरह से एक जादू की बुक आएगी, और उस वक्त बाकी सारे कज़न्स भी बच्चे ही थे, तकरीबन 6-7 बच्चे थे, उनसे कहा हुआ था कि मेरा दोस्त जादू की बुक्स ला के देगा तो हम उसकी मदद से जिन्नात को बुलाएंगे। तो फिर ऐसा ही हुआ। उन सब ने सबसे ऊपर वाले पोर्शन में रात के वक्त लाइट्स ऑफ करके पूरे कमरे में मोमबत्तियां जला दी। तो फिर सब कज़न्स एक सर्कल बनाकर बैठ गए और एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला लिया। फिर एक कज़न ने सर्कल के बीच में वो जादुई बुक से लिया हुआ पेपर और पेपर पे कैंडल रख दी और जो भी उस बुक में लिखा हुआ था उसको फॉलो करते हुए अमल कर दिया। और उस बुक में जो अहम बात थी कि हाथ नहीं छोड़ना और बीच में भागना नहीं है जब तक कि वह सिलसिला मुकम्मल ना हो जाए। तो सारे कज़न्स मिलकर वो अल्फाज दोहरा रहे थे जो कि बुक्स में लिखे हुए थे। ऐसे ही 2 मिनट गुजर गए कि तीसरे मिनट में एकदम उस कमरे की और उस पूरे पोर्शन की खिड़कियां खुलने और बंद होने लगी। वो सारे बच्चे डर के हमारे एक दूसरे का हाथ छुड़वा कर भाग गए और फिर उनमें से 2 कज़न्स को बुखार हो गया जो कि 2-3 तक बीमार रहे। और इस सब के मुतालिक किसी ने अपने बड़ों से जिक्र नहीं किया कि कहीं डांट ना पड़ जाए। और वो जो भी मखलूक थी वो उस घर में ही फंस के रह गए। मगर ये अच्छी बात थी कि वो मुसलमान जिन थे और ना उन्होंने किसी को तंग किया और ना ही किसी ने उनको तंग किया। और ऐसे ही मेरे पास बहुत सी कहानी है जो कि मैं फिर कभी शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आप सब सुनने वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद है और मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये कहानी मेरी अपनी ज़ात से मुंसलिक है जो कि मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मैं 11 साल का था जब ये सारे मामलात मेरे साथ पेश आना शुरू हो गए। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी और वो आंटी अकेली रहती थी। अक्सर रात को या तो वो हमारे घर आ जाती थी या हमारे घर से आके किसी को बुला लेती थी। उन दिनों हमारे घर कज़न आए हुए थे और हम सब बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे। तो उसी रात मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि आज तुम ऊपर चले जाओ क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए हैं। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं खेल कूद में मसरूफ रहा, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे डांटा और ज़बरदस्ती भेज दिया। मुझे डर नहीं लगा करता था और अंधेरे में इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन उस रात क्योंकि मैं पहले से गुस्से में था तो सीधा आंटी के घर नहीं गया। रास्ते में दादा जान का एक पुराना घर था, उसके बाहर रुका हुआ था। मुझे अपनी थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा कुत्ता नजर आया। मैंने उस कुत्ते को अपने करीब आते हुए देखा तो मैंने पत्थर उठा लिया कि वो जैसे ही गुजरेगा मैं उसको मारूंगा। बच्चा था तब, बचकाना ज़हनियत थी, तो शायद इस वजह से मैंने नोटिस किया कि जो वो कुत्ता मेरे करीब आ रहा है उसका कद गैर मामूली तौर पर बड़ा होने लग गया। और ये देखकर मैं डर गया और डर के मारे मैं दादा अब्बू के उस आधे टूटे हुए घर में घुस गया। अब वहाँ एंटर होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने अंदर आकर गलती कर दी है। तो मैं फौरन से वहाँ से निकलकर बाहर भाग गया और सीधा आंटी के घर चला गया। उस वक्त तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ इग्नोर किया और सो गया। सुबह फजर के वक्त उन्होंने मुझे जगा दिया और मुझसे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? मैंने बोला क्यों, मुझे क्या होना है? तो उन्होंने बताया कि तुम रात को बार बार रोते रहते थे और बार बार बाहर की तरफ भागते थे और कहते थे कि मुझे छोड़ दो।
तो मैंने रात को होने वाला सारा वाकया उन्हें बताया। वो मुझे अपने साथ सुबह सवेरे मेरे घर छोड़ आई और उन दिनों में मैं मस्जिद में कुरान पाक भी पढ़ने जाया करता था। सर्दियों के दिन थे कि मैं तैयार होकर मस्जिद के लिए निकल गया। मस्जिद मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पर थी। सुबह के 6:40 पर मैं घर से निकल गया था। मस्जिद से थोड़ी दूरी पर मुझे एक मेरा दोस्त आता हुआ नजर आया। वो भी मेरे साथ मस्जिद में ही पढ़ता था। मुझे लगा वो आ रहा है तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ कि जब हम साथ मिल जाएंगे तो फिर इकट्ठे चलते हैं। अब मैं रुक कर उसका वेट कर रहा था कि मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त वहां पर था ही नहीं। वहां पर कोई भी नहीं था। तो फिर वो एहसास मुझे किसका हो रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। वहां से मैं मस्जिद की तरफ रवाना हो गया और फिर मुझे चक्कर आने लगे। न जाने कब मस्जिद के कमरे में खुली। कारी साहब ने बताया कि तुम फलानी जगह से बेहोश पाए गए थे। थोड़ी देर तक अब्बू भी मस्जिद में आ गए थे और वो मुझे लेकर सीधा हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल से मैं क्लियर हो गया था। रात वाला वाकया मैंने अब्बा जान को नहीं बताया था कि कहीं वो मुझे माने ना। इसी तरह मेरे साथ रोज कुछ न कुछ बुरा होने लगा और इतने में अब्बू को उस रात वाले वाकये के मतलब मैंने बता ही दिया। फिर एक आमिल साहब के पास गए तो उन्होंने बताया कि इस पर जिन्नात का साया है जो इसे नमाज कुरान नहीं पढ़ने देते। आमिल साहब ने कुछ पढ़ाई की। उसके बाद मामलात ठीक होने के बजाय ज्यादा खराब होने लगे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया और अजीब सी कैफियत में रहता था। अजान की आवाज सुनते ही मैं बेहोश होने लगता था। गंदगी मुझे बेहद पसंद आने लगी। मैं गंदा रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। एक रोज अब्बू बाजार से गोश्त लेकर आए और बनाने के लिए कहा। मैं पास ही बैठा हुआ था कि मुझे उस वक्त मेरे इंट्रूसिव थॉट्स कह रहे थे कि मैं कच्चा गोश्त खाऊं, इसको ऐसे ही चबा कर निकल जाऊं। लेकिन मैंने खुद पर बहुत काबू रखा और सब्र किया। अभी गोश्त को देगची में डाले तकरीबन 10 मिनट ही हुए थे कि वालिदा ने मुझसे कहा कि चूल्हे में आग लगाते रहना, मैं किचन से कुछ सामान लेकर आती हूँ। कश्मीर में अक्सर सर्दियों में 2 किचन का इस्तेमाल किया जाता है, एक बाहर बरामदे की तरफ और एक घर के अंदर जो एक्चुअल किचन होता है, क्योंकि गैस का अमूमन इशू रहता है वहां पर। जैसे ही अम्मी किचन से बाहर गई तो मैंने गोश्त देगची से निकाल कर खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मैंने अकेले ने 2 किलो गोश्त खा लिया। अम्मी आई तो देगची देखी तो देगची खाली थी। अम्मी ने मुझे कहा कि गोश्त किधर गया, तो मैं बहुत गुस्सा हो रहा था और उनके इस बात पर पूछने पे मैं अम्मी से लड़ पड़ा। मेरी हरकतें बेहद खराब होने लगी थी। एक दिन मेरी वालिदा के बकौल मेरे अंदर किसी और मखलूक की हाजिरी हो गई थी और मेरे मामू उन दिनों घर आए हुए थे। मैंने अपनी मामू जान की गर्दन पकड़ ली थी। सब छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैंने अपनी मर्जी से ही छोड़ा। और फिर उसके बाद मैंने डिमांड की कि मुझे अंडे ला कर दिए जाएं। जब अंडे मेरे सामने पेश किए गए तो मैंने छिलके समेत कच्चे अंडे वैसे ही खा लिए। उस कम उम्र होने के बावजूद बहुत मुश्किल से मेरे घर वालों ने मुझे संभाल कर रखा था। अब तो घर में 2 या 3 बंदे मेरा पहरा देने लगे थे। कोई भी आलम हमने कश्मीर में छोड़ा नहीं था। फिर पेशावर से एक बंदा आया हमारे घर। उसने आते ही पढ़ाई शुरू कर दी। 3 दिन पढ़ाई करने के बाद कुछ तावीज दिए। अब्बू ने उनको कॉपी में बंद करके कुछ देर बाद जब चेक करने लगे तो कॉपी खाली थी, कोई तावीज नहीं था। जब दोबारा उस पीर साहब से रब्ता किया, उन्हें बताया तो उन्होंने फिर से तावीज बना कर दिए कि अब इन तावीजों को तुम अपने बेटे को पहना देना। मैंने पहन लिए। कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2 दिन बाद सारे तावीज कूलर के नीचे से मिले, वो भी मेरी वालिदा को, जबकि मैंने तो गले में भी तावीज पहने हुए थे। वालिद साहब ने दोबारा उस पीर को कॉल की तो वो कहने लगे कि सब तावीज लेकर मेरे पास आओ। अबू लेकर गए तो पता चला कि जो तावीज मेरे गले में थे वो तावीज उन्होंने नहीं बनाए थे। तो फिर उस पीर ने कहा कि इसे किसी और के पास ले जाओ, ये इतना आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद उन दिनों मेरा दी एंड होने वाला है, क्योंकि मुझे दिन रात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि मुझे एक ही कमरे में बंद रखते थे। फिर किसी ने एक आमिल साहब का बताया जो कि मुल्तान से थे। वो हमारे घर आए और 7 दिन पढ़ाई की। उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझसे भी कुछ अमल करवाए थे, जैसे कि कलेजी के ऊपर पांव रखकर 2 घंटे तक खड़े रहना और इसके अलावा भी बहुत कुछ। लेकिन उसके बाद कुछ बेहतरी होने लगी। जब वो जाने लगे तो उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत ज्यादा जिन्नात हैं, रात को लेट बाहर नहीं घूमना और नमाज की बाकायदगी से पाबंदी करनी है। मेरे घर में सब नमाजी थे मेरे अलावा। 6 साल लगे मुझे कुछ बेहतर होने में। आज भी ये सब कुछ सोचकर मैं घबरा जाता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। आज तक बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं हमारे घर में, जैसे कि चीजों का गुम जाना और बाद में उसी जगह से मिलना, रात को किसी के चलने, बातें करने या फिर रोने की आवाजें वगैरह आना।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस फेज से निकल गया हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मुश्किल वक्त गुजारा था। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, काले जादू और शिर्क जैसी तमाम चीज़ों से हमें महफूज रखे। मेरा नाम जाफ़र है और मैं इंडिया उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। ये बात तकरीबन 12 साल पहले की है, जब मैं काफ़ी छोटा था, तकरीबन 6 या 7 साल का। मैं अपनी नानी के यहाँ रहता था क्योंकि मेरे अब्बू मुझे और मेरी वालिदा को अपने साथ नहीं रखते थे। इसी वजह से हम अपनी नानी के यहाँ रहते थे। एक दिन मैंने सोचा कि कुछ खेला जाए और मैंने अपने खाला के बच्चों से कहा कि आओ ऊपर चल के खेलते हैं। दिन का वक्त था, शायद 3 बज रहे थे। हम लोग बहुत खुश होकर खेल रहे थे। अभी हम खेल ही रहे थे कि हमने एक दूसरे से दूर अजीब सी मखलूक को देखा। ना तो वो इंसान में शुमार थी और ना ही जानवर में। वो काले साई की तरह नमूदार हो रही थी और उसके उल्टे पैर थे, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल जो हमें अपनी तरफ बुला रहे थे। हम समझ गए थे कि ये कोई हैवान है जो हमें अपने पास अपना शिकार बनाने के लिए बुलावा दे रहा है। हम लोग बिना डरे नीचे भागे और जाकर खाला और अम्मी से सारी बात की। और वो लोग जब ऊपर गए तो ऊपर वो अजीब सी जो भी मखलूक थी वो वहां पर मौजूद नहीं थी। न जाने ये हमारा वहम था या फिर कुछ और, लेकिन इसी के साथ एक दूसरी कहानी है। फिर हुआ यूं कि काफ़ी अरसे के बाद हमारे अब्बा जान ने हमें अपने साथ बुला लिया और वो हमें अपने साथ दिल्ली ले गए। वहाँ एक फ्लैट लिया। उस एरिया में ज़्यादातर जो आबादी थी वो हिंदुओं की थी। अब फ्लैट चाहे हमारा एक ही था, लेकिन क्योंकि हमारी फैमिली मुकम्मल थी तो ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। यूं लगा जैसे हमारी ज़िंदगी बदल सी गई है। लेकिन अचानक वहाँ कुछ ऐसा होने लगा जो हमारी समझ से बाहर था। अक्सर हमें इस तरह महसूस होता था कि जैसे हम फैमिली मेंबर्स के अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद है। और तो और मेरी वालिदा को बुरे ख्वाब भी आने लग गए थे। एक दिन मेरी एक छोटी बहन जिसका नाम अजिया है, वो तकरीबन 3 साल की थी, जो फीडर में दूध पी रही थी और वो दूसरे रूम में थी। उस रूम का दरवाज़ा भी बंद था और मैं उसके अगले वाले रूम में था। अचानक से मेरी बहन ने चिल्लाया जैसे उसने कुछ देख लिया हो। हमने फौरन से अपनी अपनी मसरूफियात ख़त्म की और उसके पास भाग गए। जब जाकर उसे उठाया तो उसने इशारा किया, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और इसी तरह दूसरी मर्तबा मेरी वालिदा उसी फ्लैट में कपड़े सुखाने जा रही थी और कपड़े सुखाने के लिए नीचे जाया करती थी। तभी उन्होंने देखा कि बिल्कुल मेरी शक्ल का और मेरी शर्ट पहने कोई बच्चा नीचे गया है। उन्होंने मुझसे पूछा ऊपर आके कि तुम नीचे थे, ऊपर कब आए? मैंने कहा मैं तो यहीं पर मौजूद हूँ और ना मैं नीचे गया हूँ, तो ना मुझे पता है कि आप क्या बात कर रही है। और तीसरी मर्तबा जब रात के 1 बज रहे थे तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा जाओ, दूसरे रूम में मेरा कुछ सामान है वो लेते आओ। मुझे थोड़ा डर सा भी महसूस हुआ क्योंकि तमाम कमरों में अंधेरा था। वहाँ मैं सामान लेने गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर कुछ है। और फिर मैंने रात में उसके बाद ख्वाब भी देखा कि कोई सफ़ेद कपड़े में मलबूस एक औरत बैठी है जो कि किसी का गोश्त खा रही थी, जिसे देखकर मैं फौरन उठ गया। इसी तरह से जब एक्टिविटीज़ मज़ीद बढ़ती गई तो हमारा शक यकीन में तब्दील हो गया कि उस फ्लैट के अंदर कोई ना कोई पैरानॉर्मल मसले मसाइल है। जिसके बाद हमने वो फ्लैट छोड़ दिया और फिर ज़िंदगी सुकून में आ गई। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में ले। इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत इसी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन इंसानों की आग से परे हैं। मेरा नाम सालिका है और मैं ये पैरानॉर्मल इनकाउंटर आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ये तब का है जब मैं मैट्रिक में थी, जो कि 2015 की बात है। लेकिन आज तक मुझे इस चीज़ का डर है। गर्मियों के दिन थे, घर पे मेरी वालिदा, छोटी बहन, मेरे नाना अबू होते थे। मैं नीचे वाले पोर्शन में अपनी वालिदा के साथ रूम में सोती थी और नाना अबू का बेड ड्राइंग रूम में होता था। कमरे में एक ही बेड पे मेरी मामा, मेरी बहन और मैं सो रहे थे। मैं रूम के दरवाजे वाली जानिब थी। मेरी आदत है उठकर टाइम देखने की। ऐसे ही उस रात बिल्कुल 3 बजे मेरी आंख खुल गई। देखा कि लाइट गई हुई है और यूपीएस भी बंद हो गया था। हर तरफ अंधेरा था। उस वक्त तक मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मुझे डर भी नहीं लगा। मैं बेड से उठी और कमरे में मौजूद टॉर्च लाइट ऑन कर दी। गर्मी की वजह से मेरी मामा और बहन को पसीना आ रहा था, तो मैंने अखबार उठाकर उन्हें हवा देना शुरू कर दी ताकि उनकी आंख ना खुले। कमरे का दरवाज़ा आधा बंद था। इसी टाइम मुझे बाहर लाउंज में जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से किसी के बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद मेरे नाना जान ऊपर टेरेस पर जा रहे हैं और इसी दौरान शायद वो गिर गए हैं।
और शायद वो सीढ़ियों पर गिर गए हैं। मैं उठकर बाहर भागी, लेकिन सीढ़ियों पर तो कोई भी नहीं था और नाना अब्बू अपने कमरे में सो रहे थे। खैर, मैं इसको अपना वहम समझकर आ गई और दरवाज़ा पूरा बंद कर दिया। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। इसी बात को सोच रही थी कि लाइट आ गई। मैंने टॉर्च ऑफ करके वॉशरूम की लाइट ऑन कर दी और दरवाज़ा खोल दिया ताकि कमरे में रोशनी दाखिल होती रहे। मैं वापस बेड पे लेट गई। मुझे आदत है आंखों पे बाजू रखकर सोने की। मैं अभी लेटी ही थी कि मेरी लेफ्ट टांग पर महसूस हुआ जैसे किसी ने हाथ रखकर उठाने की कोशिश की है। मैं उठकर बैठ गई और हर तरफ देखा, मगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक बार फिर इसे अपना वहम समझ लिया कि शायद मेरे हवास पर वो आवाज़ तारी हो गई है, जिसकी वजह से मुझे दोबारा इस तरह से महसूस हुआ। जैसे ही मैं सीधा लेटी और आंखों पे बाजू रखा, मेरी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। मैंने बोलना चाहा मगर मैं बोल नहीं पाई, ना ही मूव कर पा रही थी। मेरी आंखें बंद थीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे माथे पे कोई आंख और मुझे वहां से पूरा व्यू नजर आ रहा था। मुझे अपने सर और पूरे जिस्म पे बोझ महसूस हुआ और नजर आया कि बेड के पांव वाली साइड पे बहुत सी औरतें खड़ी हैं जो कि साई की तरह हैं और हंस रही हैं। मुझे वो हंसी अपने दिमाग में सुनाई दे रही थी। ये मामला तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए रहा होगा। जैसे ही बोझ खत्म हुआ, मैं फौरन उठकर बैठी और मेरे पूरे जिस्म में सुइयां चुभ रही थी, जैसे ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से होती है। एसी और पंखा चलने के बावजूद मुझे पसीना आया हुआ था। उस रात मैं सोई नहीं और रूम की लाइट ऑन कर दी। सुबह मैंने अपनी वालिदा को बताया तो वो मानी नहीं और कहा कि शायद पढ़ाई की स्ट्रेस से इस वजह से ऐसा हुआ होगा। शायद वो मुझे डराना नहीं चाहती थी। इस इवेंट के बाद मैं अपनी वालिदा और बहन के सोने का इंतजार करती थी और जैसे ही वो दोनों सो जाती थी तो मैं कमरे की लाइट ऑन कर देती थी और अब की मर्तबा मैं दरवाजे वाली जानिब की बजाय खिड़की की जानिब सोया करती थी। कुछ महीनों बाद फिर मेरी आंख पूरे 3 बजे खुली। मुझे पता था क्या होने वाला है, या ये कहा जाए कि अंदाजा था। खैर, मैं फौरन ही वापस लेट गई और उस वक्त शायद मैंने ये गलती की थी कि मैं फिर से सीधा लेट गई। लेटते साथ ही मैं मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो गई और आंखें बंद होने के बावजूद मुझे कमरा नजर आ रहा था। मैंने देखा कि मेरी खाला की काम वाली, जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी, वो दरवाजे में खड़ी है और मुझे बुला रही है। 30 सेकंड्स के बाद मेरी बॉडी से वो बोझ हटा और फिर आज तक दोबारा वैसा नहीं हुआ। अब मैं अपने कमरे में सोती हूँ जो ऊपर वाले पोर्शन में है। कभी कभी रात को मेरा दरवाजा नॉक होता है और मेरे घर में कोई ऐसा नहीं जो ऐसी शरारत करे। इसके अलावा चीज़ें भी कमरे से गायब हो जाती हैं और कुछ टाइम बाद मिल भी जाती हैं। आज भी अगर कभी मेरी 3 बजे के आसपास आंख खुल जाए तो डर लगता है और फजर की अजान तक फिर मैं उठी रहती हूँ। मेरा नाम कंजा है और मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपकी वीडियोस में शुरू से फॉलो कर रही हूँ और रात को आपकी वीडियोस देखना मेरा काफ़ी पसंदीदा काम है। जो आज वाक़या आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे और मेरे 2 छोटे कज़न्स के साथ रिसेंटली पेश आया है। हुआ कुछ यूँ कि लास्ट मंथ हॉलीडेज़ में मैं अपनी खाला की तरफ टाइम स्पेंड करने गई थी। मेरी खाला का घर एक रिनाउंड सोसाइटी में है और वहाँ बहुत सारे पार्क्स और दरख्त हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि एक दिन मेरी दूसरी खाला की बेटी भी हमारे पास नाइट स्पेंड करने आई थी। रात को हम 3 कज़न्स ने मिलकर प्लान बनाया कि घर के बड़ों के सो जाने के बाद हम कुछ ऑर्डर करेंगे और घर से बाहर भी जाएंगे। खैर, हमने अपने लिए आइसक्रीम्स ऑर्डर की और रात के तकरीबन 2:30 बजे हम वो आइसक्रीम्स लेकर घर से निकल गए। खाला के घर से 2 गली के पीछे ही एक बच्चों के लिए पार्क बना हुआ था। अब रात के इस टाइम हम तीनों, मैं और मेरे छोटे कजन्स, जो कि तकरीबन मुझसे 10 और 15 साल छोटे हैं, घर से निकल खड़े हुए। जब बाहर पहुंचे तो वहाँ अजीब सा सन्नाटा और खामोशी थी जो कि वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती थी। खैर, हर बात को नज़रअंदाज करते हुए हम तीनों झूले पर बैठे अपनी अपनी आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अभी बातें करते हुए हमें तकरीबन 3-4 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे अजीब सी नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। मैं अपनी नशिस्त से उठ खड़ी हुई। इतनी देर में मुझे महसूस हुआ कि मुझे चूड़ियों के खनकने की बहुत वाज़ेह आवाज़ आई, जो कि हर 2 सेकंड के वक्फे के बाद से मुझे सुनाई दे रही थी। अब ना जाने ये मुझे सुनाई दे रही थी खाली, या फिर बच्चों को भी, जो उस वक्त जिक्र नहीं कर रहे थे, ये करना चाह नहीं रहे थे। साथ ही साथ बताती चलूं कि पार्क के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर एक गंदे पानी का तालाब भी था जो कि कबाड़ से भरपूर था और जिसको इर्द गिर्द से पुराने बोर्ड्स लगाकर बंद किया गया था। खैर, साथ ही मैंने फिर फैसला किया कि अब यहाँ रुकना मजीद मुनासिब नहीं है क्योंकि बच्चे भी साथ हैं।
मैंने अपने कज़न से कहा कि सब तेज कदम, अब वापसी की तरफ बढ़ो। मैंने आधा पार क्रॉस किया था कि मुझे पीछे टहनी टूटने की और सूखे पत्तों पर किसी के चरचराने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे छोटे कजन्स मेरी तरह हालात की नोयत को जान चुके थे और वो भी मेरे पीछे तेजी से आने लगे। बहरहाल पार्क से निकलते भी मजीद कई अजीबोगरीब आवाज़ों ने हमारा ताकुब शुरू कर दिया था और खौफ के मारे मेरे कज़न से चलना मुश्किल होता जा रहा था। मैंने हिम्मत जमा करते हुए आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और साथ ही हम तकरीबन भागने लगे थे। पीछे से लगातार आवाज़ें आ रही थी जो अब चीखों की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हम सब मुश्किलों से निकल कर घर पहुंचे और अपने गेट तक जाते जाते हमें कुत्तों के बोलने की भी आवाज़ें आ रही थी। हम लोग घर में दाखिल हुए और हम तीनों ने सुकून का सांस लिया कि आज तो बचत हो गई है। लेकिन टेरेस पे जाकर भी हमें मुसलसल 10-15 मिनट, 5-10 मिनट तक आवाज़ें आती रही। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी चीज़ ने हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके अलावा एक और भी वाक़या है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ। ये आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। हमारा कॉलेज एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था जो कि सिर्फ खवातीन के लिए बनाया गया था। बहुत बड़ी और लाल ईंटों की बनी हुई इमारत थी। कॉलेज 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल था, जहाँ अलग अलग फ्लोर्स पर हमारी क्लासेस हुआ करती थी। एक मरतबा का जिक्र है कि मैं और मेरी सहेली मोमिना, हम दोनों एक फ्री लेक्चर के दौरान वॉशरूम गए। फर्स्ट फ्लोर पर जो लास्ट वॉशरूम था, हम दोनों उसमें गए। वो वॉशरूम ज़्यादा साफ भी नहीं था और आखिर में होने की वजह से वहाँ कोई ज़्यादा जाता भी नहीं था। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मेरी फ्रेंड वॉशरूम में चली गई और मैं खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरी सहेली होगी जो जरूर गुनगुना रही होगी, लेकिन फिर मेरे ज़हन में ये भी आया कि भला बाथरूम में कौन गुनगुनाता है। एटलीस्ट जो लोग शऊर रखते हैं कि बाथरूम में सिर्फ खामोशी होनी चाहिए और अपना बिजनेस मुकम्मल करके बाहर आ जाना चाहिए, उनको तो इस बात का एहसास है कि वॉशरूम में मुकम्मल खामोशी होनी चाहिए। 5 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली मुझे वो आवाज़ आती रही और जब 5 मिनट बाद मेरी दोस्त वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने हंस के उसे पूछा कि तुम कौन सा गाना गुनगुना रही थी। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखते हुए जवाब दिया कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है क्या, भला मैं क्यों गुनगुनाऊंगी। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा था कि शायद बाहर खड़ी तुम गुनगुना रही हो। ये सुनना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों ने एक दूसरे को हैरान कुन नज़रों से देखा और कुछ सोचे समझे बगैर उस वॉशरूम से भाग निकले और फिर ग्राउंड फ्लोर पर जाके ही दम लिया। नीचे जाकर हम दोनों ने अपनी अपनी सांस बहाल की और फिर आपस में डिस्कस करने पर पता चला कि ना तो वो गाना वो गुनगुना रही थी और ना ही मैं। यानी उस टाइम हम दोनों के अलावा कोई और मखलूक भी थी उस जगह पर जो हमें तंग करने के घर से गुनगुना रही थी। खैर, आज तक ये वाकया अपनी किस्म का एक ऐसा वाकया है जो ना तो मेरी दोस्त भूल पाई है और ना ही मैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये 2 आपबीतियां पसंद आई होंगी। ये कहानी मेरी वालिदा से मुंसलिक है। जब वो 6 या 7 बरस की थी, मेरी वालिदा गांव में रहती थी। तब सर्दियां थी। मेरी नानू ने मेरी वालिदा को कहा कि जाकर तंदूर से रोटियां लगवा लो। तब नानू ने मामा को भेजा और मामा चली गई। जब मामा जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक घर है, वहां से ढोलकी की आवाज आ रही है जैसे किसी की मेहंदी हो रही हो। तो मेरी मामा वहां पर रुक गई, दूर से सुन रही थी उस आवाज को और वो डेकोरेट भी था अच्छे से। साथ ही साथ एक औरत आई उस घर से बाहर। मामा को उनके नाम से बुलाया। मामा ने देखा और सोचा कि इसको कैसे पता है मेरा नाम। इतने में ही वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अंदर आ जाओ। मामा बस उस औरत को देखी जा रही थी। वो बताती हैं कि वो इस कदर खूबसूरत थी और तैयार हुई थी कि बस जिसकी इंतहा नहीं थी। मेरी नजरें उससे हिल नहीं पा रही थी। इतने में मेरी नानो मामा के पीछे आई, क्योंकि ऑलरेडी मामा को गए हुए इतना टाइम हो गया था। नानो बहुत परेशान हुई थी कि मामा दोपहर में गई है और शाम होने को आ गई है। तो नानो ने मेरी मामा को वहां से पीछे किया और कहा कि इस घर के पास तुम क्या कर रही थी। मामा ने बताया कि अम्मी यहाँ शादी हो रही थी और ढोलकी बज रही थी तो वो आंटी मुझे अपने पास बुला रही थी। नानो ने कहा कि बस तुम चलो यहाँ से और पीछे नहीं देखना। लेकिन आप सबको तो पता है कि बच्चों को जिससे रोका जाए वो वही काम करते हैं। तो मेरी मामा ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो घर वीरान था। जहाँ अभी शादी का माहौल था, वो औरत जिसके पाँव उल्टे थे, बाल उसके पाँव तक थे और उसका हुलिया मामा आज भी बताते हुए काम जाती हैं। इन सब के बाद पूरा 1 हफ्ता मेरी वालिदा की तबीयत नासाज रही और घर जाते हुए उन्हें तेज बुखार की शिकायत हो गई थी।
उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी अपनी नमाजों को तरजीह दीजिए। नमाज जिंदगी का एक बहुत अहम पहलू है जिसकी हमसे आखिरत में पूछ होगी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।